नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेंटरशिप बैच आप लोगों की विशेष डिमांड पर मेंटरशिप 3 प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो आप में से कुछ साथी ये चाहते थे कि मेंटरशिप प्रोग्राम में सर टेस्ट किस तरीके से होता है और टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आप कैसा देते हैं। तो ये उसका एक डेमो है, आप लोग आराम से इसको देख लीजिए। इकोनॉमिक्स का ये एक टेस्ट है जो हम अपने टारगेट्स में देते हुए डेली करवाते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का हमारा रिवीजन 1 में 4 से 5 दिन में हमने पूरी इकोनॉमिक पढ़वाई थी। उसमें तो डेली उसमें टारगेट दिए जाते हैं कि हाँ आज ये पढ़ना है आपको, उस टारगेट्स के बेस पे आपका टेस्ट होता है। तो ये जो आपका एक टेस्ट है जिसको आप अभी देखेंगे है ना, वो आपका इकोनॉमी का एक टेस्ट है जिसमें इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक हैं, उसके साथ साथ हिंदी के जो डेली टारगेट दिए जाते हैं उससे 10 सवाल हैं और 5 सवाल आपको सीसेट से मिलेंगे। ये बेसिकली किस लिए है कि आप आराम से देख लीजिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला सिस्टम, कि आप आराम से देखिए, आप प्रश्नों का स्तर देखिए, आप देखिए कि टेस्ट किस तरीके से सॉल्व कराया जाता है। प्रश्नों का स्तर क्या, सिंगल स्टेटमेंट वाले प्रश्न तो देकर आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है ना। जो परीक्षा का स्तर है, जो परीक्षा की डिमांड है, आजकल जो आपसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ रहा है उसी प्रकार के प्रश्न सेम टू सेम हिंदी में भी उसी एक अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और आप लोग चाहेंगे तो इसके साथ साथ हम लोग किसी अन्य विषयों का भी आपको एक डेमो YouTube पे उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि इकोनॉमी एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है। तो उसमें हम किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं वो आप इसमें देख पाएंगे। इसके बाद अगर आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कुछ और सब्जेक्ट का भी डेमो आप लोगों को चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैं आपसे जो है अब शुरू करते हैं। आपका जो इकोनॉमिक्स का टेस्ट है ये डे 36 का टेस्ट है जो हमारे रिवीजन प्लान में है, आप आराम से इसको देखिए। नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डे 36 है या 36 है, अब हम इकोनॉमिक्स इसमें पढ़ रहे हैं। 3-4 दिनों का हमारा ये रिवीजन प्लान एक और रह गया है, उसके बाद हम रिवीजन प्लान 2 पे आ जाएंगे। तो आज के जो हमारे टारगेट है वो इकोनॉमिक्स में हम देख रहे थे सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में बेसिकली एफडीआई आजकल इंक्रीज हो रहा है तो उससे सवाल काफी पूछ लिए जाते हैं, है ना। सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप संबंधित नीतियां, तो ये सब थोड़े से करंट अफेयर्स ओरिएंटेड टॉपिक है, तो इनको आप ज्यादा लोड ना लीजिएगा। करंट अफेयर्स में जो इनमें से रिलेटेड टॉपिक आए उनको कवर करते चलिएगा। राजकोषीय नीति तथा राजस्व, है ना, तो राजकोषीय नीति क्या होती है वो थोड़ा सा, मौद्रिक नीति क्या होती है वो थोड़ा सा, योजनाएं में योजना आयोग, नीति आयोग, है ना। योजना आयोग यद्यपि अब क्रियान्वित नहीं है परंतु उसके भी रिलेटेड 2-4 सवाल कभी कभार एक आध सवाल तो पूछ ही लिया जाता है, इसलिए हमें उसको भी पता होना चाहिए, नीति आयोग भी पता होना चाहिए। ठीक है, गरीबी क्या होती है, गरीबी से रिलेटेड चीजें, गिनी गुणांक, वक्र, लॉरेंज वक्र वगैरह। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम, उसमें हमारा पर्यायवाची चल ही रहा है हिंदी में। और मैथ में हम देखेंगे रेलगाड़ी, नदी, नाव संबंधित प्रश्न, हमने कल भी देखे थे, पिछली क्लास में देखे थे मतलब, और आज फिर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सेवा क्षेत्र। आपको पता है सर्विस सेक्टर कल मैंने बताया था टर्सरी सेक्टर होता है ना, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास के लिए आधार तैयार करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी फार्मिंग कंपनी है जो कृषि संबंधी उत्पादों का उत्पादन कर रही है, उनको प्रॉपर उनका निर्यात नियमन इत्यादि इत्यादि कर रही है। अब उस कंपनी का एक सर्विस सेंटर होगा जहां कुछ लोग, कुछ कन्याएं, कुछ बालाएं बैठी होंगी, कुछ लड़के बैठे होंगे जो जी सर मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूं, इस प्रकार की बातें बैठ के कर रहे होंगे। वो उस कंपनी का क्या है, सर्विस सेक्टर वाला पार्ट है। और कंपनी कृषि क्षेत्र में उत्पादन कर रही है, वो प्राइमरी सेक्टर है। इसी प्रकार कंपनी को सेकेंडरी क्षेत्र वाला उत्पादन भी कर सकती है, उसका कॉल सेंटर भी हो सकता है। तो सर्विस सेक्टर बेसिकली जो है वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के लिए आधार तैयार करता है या उनको मदद प्रदान करता है। बिल्कुल बात ठीक है। विश्व के अधिकांश विकसित देश, ध्यान रखना, विकसित देशों की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है। ऐसा माना जाता है कि कोई क्षेत्र अगर विकासशील से विकसित अवस्था में जा रहा है तो उसके प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होगा, सेकेंडरी का उससे ज्यादा होगा और टर्सरी का जीडीपी में उससे ज्यादा योगदान होगा। कोई अगर यह पैटर्न फॉलो कर रहा है या धीरे धीरे उसका सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ रहा है तो वो विकासशील से विकसित देश की तरफ अग्रसर माना जाता है। विकसित देशों में ऐसा ही है, कथन कारण दोनों सही है पर दोनों का कोई संबंध नहीं है या एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता गेट्स। देखो इस प्रकार के जब आप WTO पढ़ते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो, है ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो संस्थान है उनको पढ़ते हो, आपने डिटेल में पढ़ा होगा। यहां वो विषय डिटेल में पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, या वो ये प्लेटफॉर्म अभी के समय तो एटलीस्ट उचित नहीं है। तो गेट्स हम वहां पढ़ते हैं, जो क्या है, जो है गुड्स एंड ट्रेड करके वो है ना, ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस, गेट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस, ठीक है, व्यापार और उस पर सेवाओं का सामान्य समझौता। ये कब लागू होगा, इसमें बताया जाता है कि एक देश से दूसरे देश में सेवाएं जाएंगी तो किस तरीके से उनका मैनेजमेंट होगा, व्यापार एक देश से दूसरे देश होगा तो उनका कैसे कैसे मैनेजमेंट होगा, ये सारी चीजें। तो ये जनवरी 1995 में लागू हुआ था गेट्स, ठीक है। चलिए तो इसको ध्यान रखेंगे आप, आगे चलते हैं। भारत सेवा निर्यात योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? ये आपकी की गई है 2015 में। और ये है क्या? भारत सेवा निर्यात योजना को भारत की विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 के तहत अप्रैल 2015 में क्या किया गया? लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है, ठीक है। 5 वर्षों के लिए लाया गया था। इस योजना के तहत सरकार ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के रूप में अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा पर 3 से 5% प्रोत्साहन देती है, मतलब फॉरेन ट्रेड या फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा देने जैसी योजना के रूप में इसको देखा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, पेपर में ध्यान रखना बहुत मदद करेगा, 1-2 सवाल आपके सही कराएगा। सत्य असत्य जहां भी पूछा हो तुरंत गोला कर दो ताकि आपका ध्यान चला जाए। पेपर अपना है, पेंसिल लेके बैठो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से उस पर गोला करो। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था, बिल्कुल ठीक है। मतलब योजना आयोग का वर्णन कहीं भी संविधान में नहीं है, यह सामान्य कार्यकारी आदेश से बना हुआ एक निकाय है। इसकी स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1950 में की गई। नरसिम्हन समिति नहीं, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई थी, ना कि नरसिम्हन समिति। ये गलत हो जाएगा, सत्य पूछा है, केवल एक हो जाएगा, ओनली एक स्टेटमेंट सत्य है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग की हेल्पिंग बॉडी के तौर पर एनडीसी को जाना जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद को जाना जाता है। इसकी स्थापना 1950 नहीं 1952, योजना आयोग के बाद इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा हुई थी। बिल्कुल ठीक है, कैबिनेट प्रस्ताव सही, योजना आयोग बना है, कैबिनेट प्रस्ताव सही, ये राष्ट्रीय विकास परिषद बनी थी। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, असत्य ही हमसे पूछा है। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं शामिल होते हैं, यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। एनडीसी में राज्यों के मुख्यमंत्री का भी प्रतिनिधित्व होता है। तो दूसरे स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है असत्य कौन से हैं, तो हमको पता है 1 और 2 दोनों असत्य हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना आपको दी है, यद्यपि ये अब प्रभाव में नहीं है, ये अब कार्य सुचारू रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, पीएम होते थे, कैबिनेट मंत्री होते थे, राज्य के सीएम होते थे, मुख्यमंत्री प्रशासक मतलब प्रशासक जो राज्यपाल है वो होते थे, योजना आयोग के सदस्य, योजना आयोग के सचिव इत्यादि इसमें सब होते थे। अगला देखते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय का क्या मतलब होता है कि उसका वर्णन भारत के संविधान के किसी ना किसी अनुच्छेद के अंतर्गत है। योजना आयोग का वर्णन हमें मिलता है आर्टिकल 280 के तहत, है ना। आर्टिकल 280 के तहत हमें योजना आयोग कह रहा हूं, वित्त आयोग का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 280 के तहत। संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसकी सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। तो इसकी सिफारिशें बिल्कुल केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, अपितु इसकी सिफारिशों को राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के समक्ष रखा जाता है, उन पर बहस होती है, उसके बाद वो सिफारिशें फाइनलाइज की जाती हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी कथन सही है परंतु कारण गलत है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत है, देख लीजिए। पहला जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष केसी नियोगी साहब थे, ये बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ए.के. चंदा, तीसरा राजमन्नार, नहीं ये गलत है ना। तो क्या हो जाएगा? केवल एक सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए कौन कौन है। पहले वित्त आयोग 1991 में बना, केसी नियोगी
अध्यक्षता में। दूसरे के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम थे। देखो आपको शुरू के 1 से लेके 4 तक याद होने चाहिए, और जो रिसेंट में जैसे अब 17वां वित्त आयोग का गठन होने वाला है, 16वां इस समय चल रहा है, तो आपको 14 से 17 तक के ये भी पता होनी चाहिए। मैचिंग मिलाने में आ जाएगा तो आपको आसान जाएगा। ठीक है, दूसरे का ये हो गया 1956 में किया गया था। 60 में तीसरे वित्त आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष ए.के. चंदा थे और पी.वी. राजमन्नार चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो पहले कौन हो गए? के.सी. नियोगी साहब हो गए, दूसरे कौन हो गए? के संथानम हो गए, तीसरे कौन हो गए? ए.के. चंदा हो गए। तो आपको याद रखना है पहले में भी के है, देखो के.सी. नियोगी, दूसरे में भी के है के संथानम, तीसरे में भी के है ए.के. चंदा, और चौथे हैं राजमन्नार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हल्का सा ऐसे दिमाग में रह जाएगा ना, तो आपके प्रश्न परीक्षा में सही होना, एलिमिनेशन करने में थोड़ा आसान हो जाता है। आगे चलते हैं। 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, और इसकी सिफारिशें 2021 से लेके 2026 तक के लिए एप्लीकेबल थी। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। बिल्कुल ठीक है, वित्त आयोग एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आर्टिकल 280, 280 में संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन है। वित्त आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, गलत बात है। वित्त आयोग को एक अर्ध न्यायिक निकाय है और इसको काफी हद तक सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। ये कहता फौजदारी न्यायालय, तो फौजदारी न्यायालय का तो कोई मतलब है नहीं, सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां इसको प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का गलत आंसर होगा। हमसे क्या पूछा है? हमेशा गोला काला करेंगे, सत्य कथन चुनिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सत्य आंसर होगा। तो हमेशा सत्य असत्य पे गोला बनाइए। परीक्षा में ये ट्रिक या ये तरीका आपके गारंटी दे रहा हूं 2 से 3 प्रश्न सही कराएगा। आगे चलते हैं। आपको पता है, जो लोग सीरियसली एग्जाम दिए उनको पता है क्या होता है, पेपर में गलत हो जाते हैं सवाल इसी सब के चलते कि अबे यार सही मैंने तो असत्य पढ़ लिया, मेरे गलत हो जाते हैं। सोचो इतना इवन मैं ये करता हूं तब भी। तो इसलिए आप इसको तरीके को फॉलो कीजिए, गलत होने वाले सवालों में आपकी कमी आएगी। आगे चलते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप डेली ये वीडियोस देखते हैं, आधे घंटे की वीडियो होती है यार, 2x 1.5x पे लगा के देख लोगे, खाना खाते हुए खत्म कर सकते हो, कभी भी खत्म कर सकते हो। ये वीडियो अगर आप डेली देखते हो ना, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बढ़ जाएगा। यही मेरा मेन काम है, आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का, कि आपका क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बढ़े। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बढ़ा होगा, जो डेली देखते हैं, निसंदेह रूप से बढ़ा होगा। आप पहले दिन पेपर सॉल्व करने का तरीका और 40 दिन बाद पेपर सॉल्व करने का तरीका देखिए, खुद से जमीन आसमान का अंतर आपको महसूस होगा। मास्टर की बातें दिमाग में क्लिक करती होंगी, बस मैं यही चाहता हूं, और आप प्रीलिम्स फोड़ के आए। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब से लागू माने जाएंगी? सेम रिपीटेड सवाल है, कब से लागू मानी जाएंगी? तो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू मानी जाएंगी 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से, ऑप्शन नंबर बी। इसका गठन किया 2023 में गठन हुआ है 16वें वित्त आयोग का, और इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब इसके अध्यक्ष हैं। ये रिसेंट का करंट अफेयर्स है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। 15वें के कौन थे? एन के सिंह थे। 15वें के कौन थे? एन के सिंह थे, एन के सिंह। ये भी आपको इनका भी नाम याद रखना है, ध्यान रखना है। 14वां भी देख लीजिएगा। नीति आयोग का गठन संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति संबंधित थिंक टैंक है। इसका आंसर क्या होगा? देखो, नीति संसदीय अधिनियम का क्या मतलब हो गया कि हमने बिल पास किया। बिल पास किया मतलब हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बॉडी बना दी या संविधान सम्मत कोई नियम पास किया, तो वो फिर क्या हो जाएगा? उस तरीके से नीति आयोग नहीं बना है। नीति आयोग सिंपल कैबिनेट के कार्यकारी आदेश से, जैसे आपका योजना आयोग बना था उसी तरीके से बना है, तो नीति आयोग भी उसी तरीके से बना है। तो संसदीय अधिनियम द्वारा गठन नहीं किया गया है, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। जबकि नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति संबंधित थिंक टैंक है, यह स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। आगे चलते हैं। थिंक टैंक मतलब चिंतन संस्थान, जो बेसिकली बनाता है, किसी भी संस्था के लिए चिंतन करता है कि उस संस्था को क्या बेहतर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ अपने सुझाव प्रस्तुत करता है। ऐसा कोई भी बॉडी थिंक टैंक कहलाती है। तो सरकार के लिए यह काम कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा प्रभावी शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ नहीं बताया गया है? तो नीति आयोग के कुछ कि भाई हम प्रभावी यानी जो वो है इफेक्टिव गवर्नेंस जो है,
प्रभावी शासन या इफेक्टिव गवर्नेंस हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि नागरिक भागीदारी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, समावेशिता होनी चाहिए। समावेशी विकास की बात नहीं की गई है, समावेशिता की बात की गई है। समावेशिता बड़ा गोला है, मतलब समावेशिता में समावेशी विकास, समावेशी जो भी आप सोच सकते हैं वो सब आ गया, जबकि समावेशी विकास समावेशिता का एक पार्ट है। तो समावेशिता है, इसमें समावेशी विकास नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये इसके कितने आधार स्तंभ हैं? 7 आधार स्तंभ हैं। ये संख्या भी आपसे कभी स्टेटमेंट के माध्यम से या परीक्षा में कहीं भी पूछी जा सकती है। जन समर्थक अभिविन्यास, सक्रियता, नागरिक भागीदारी, है ना, समानता, समावेशिता, सशक्त बनाना और पारदर्शिता, ये इनके द्वारा हम इफेक्टिव गवर्नेंस, प्रभावी सुशासन को दे सकेंगे, ऐसा नीति आयोग का मानना है। मानव गरीबी सूचकांक के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। यह सूचकांक 2 कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है? नहीं, 4 कारक होते हैं गरीबी सूचकांक में, ना कि 2। इनमें विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग सूचकांक तैयार किए जाते हैं। बात बिल्कुल सही है। आपको ना भी पता हो तब आप सोचो, क्या गरीबी के सूचकांक या गरीबी के मानक विकसित और विकासशील देशों के लिए सेम होने चाहिए क्या? विकसित और विकासशील देशों के लिए गरीबी के मानक सेम होने चाहिए क्या? अलग अलग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि विकसित देशों की कंडीशन अलग है, विकासशील देशों की कंडीशन अलग है, मानक निर्धारित करने के लिए या गरीबी निर्धारित करने के लिए। तो आपसे क्या पूछा है? सत्य कथन पूछा है कि दोनों में से सत्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि इसका बी जो है स्टेटमेंट वो सत्य है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक के पूरक के रूप में, है ना, एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पूरक के रूप में यूएन द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा, याद रखोगे 2 सूचकांक हो गए, गरीबी वाला और एचडीआई मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएन द्वारा विकसित एक देश में जीवन स्तर के संकेत हैं। इसे पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 2007 के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया था। मानव गरीबी सूचकांक 4 कारकों के आधार पर जारी किया जाता है। कौन कौन से हैं? यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। जीवन प्रत्याशा, मतलब जीवन, कोई आदमी नॉर्मली किसी कंट्री में कितने दिन जीवन जी रहा है, साक्षरता कितनी है, आय और सामाजिक वंचन क्या है। आय मतलब इनकम स्तर क्या है, सामाजिक वंचन कि समाज में किस स्तर तक उसे अलग रखा जा रहा है, साथ रखा जा रहा है, ये सारी चीज है। चलिए, भारत में गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों में कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं, देख लेते हैं, है ना। ये युग्म वाले सवाल भी इस बार आपके एक आया था, 4 से 5 आएंगे, चिंता मत करो। खैर, लकड़वाला समिति, गरीबी से रिलेटेड बहुत सारी समितियां हैं। इन समितियों से रिलेटेड परीक्षा में न जाने कितनी बार सवाल पूछे गए हैं। अगर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके आए होंगे, पढ़ के आते हैं, क्लास करने या ये प्रश्न सॉल्व करने पढ़ के आते हैं, तो आपको खुद महसूस होगा कि मास्टर ऐसे ऐसे सवाल छाट के लाता है, या तो जो फैक्ट हम भूल रहे होते हैं या जो फैक्ट न जाने कितनी बार पूछा गया होता है। तो लकड़वाला समिति 1989 बिल्कुल ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति बिल्कुल ठीक है 2005 में। सी रंगराजन समिति 2012 में। 3 समितियां गरीबी से रिलेटेड बनी हैं, है ना, जो मतलब बनी तो और भी हैं, लेकिन इन तीनों का जो है ईयर बिल्कुल सही है कि सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में बनी है, लकड़वाला समिति 2012 में बनी है, और आपकी लकड़वाला 1989 में बनी है, सी रंगराजन समिति 2012 में बनी है। भारत में गरीबी से संबंधित ये सब समितियां दी हैं और इनका जो है डिटेलिंग दी है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपका जो गरीबी सूचकांक है वो शुरू किया गया था 2010 में। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 में शुरुआत की गई थी। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। 2 लोगों ने विकसित किया था। यह सूचकांक केवल आय के आधार पर ही नहीं जारी किया जाता है, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का मापन किया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के पीछे जो देख के आए थे वो दूसरा था। ठीक है, चलिए, तो ये सब इन्होंने इसमें डिटेल दे दी। आगे चलते हैं। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को दिए जाने वाले करों में सर्वाधिक भारांक किसको दिया? भाई 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि जो सेंटर
टैक्स कलेक्शन करता है, लेकिन राज्यों में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो राज्यों में जब उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किन किन आधारों पर वो राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका वर्णन जो है वित्त आयोग करता है। पहले 42% कहा था कि राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर 41% जम्मू कश्मीर के बनने के बाद से हो गया। तो उसमें सबसे ज्यादा, उसमें भी भारांक होता है ना भाई, किस राज्य को किस भारांक के आधार पर मिलेगा। तो जनसंख्या अगर भारांक होगी तो आफत कट जाएगी। क्यों? साउथ वाले स्टेट पहले ही चीखते हैं कि हमारी जनसंख्या वृद्धि कम रही है तो इसका नुकसान हमें होगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। ऐसा देखो जो आय अंतराल, मतलब जहां इनकम डिफरेंस ज्यादा होता है उस हिसाब से उसको दिया जाता है सी। ठीक है, सबके भारांश दिए गए हैं 15वें वित्त आयोग के आधार पर। अंतर के लिए सर्वाधिक 45% भारांक किसे दिया गया है? आय अंतराल के लिए। ठीक है, आय के अंतर या आय अंतराल के लिए। क्षेत्रफल के लिए 15% भारांक है, जनसंख्या के लिए 15% भारांक है, और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के लिए 12.5% भारांक है। वन और पारिस्थितिकी के लिए 10% है। कर और राजकोषीय प्रयास के लिए 2.5% है। तो ये सब इस आधार पर जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। गरीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? दो टाइप की गरीबी होती है, एक सापेक्ष गरीबी, एक निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी क्या है? जैसे आपके पास आईफोन है, मेरे पास सैमसंग का टूटा फूटा सा फोन है, तो मैं आपके सापेक्ष क्या हूं? गरीब हूं। ठीक है। निरपेक्ष गरीबी क्या है कि एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इसके नीचे जो भी आदमी आएगा वो सब गरीब है, ये होती है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी होती है कि आपके सापेक्ष मैं गरीब हूं भाई, ये देख लो सैमसंग का टूटा टाटा सा फोन है मेरे पास एक, ठीक है, इसकी स्क्रीन भी मैं नहीं बदल पा रहा, तो क्या है? ये सापेक्ष गरीबी है ना, मैं आपके सापेक्ष गरीब हूं। खैर, निरपेक्ष गरीबी को हेड काउंट विधि से मापा जाता है, बिल्कुल ठीक है। जो एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, इस लाइन के नीचे जो भी है सब गरीब हैं, तो उनको तो हेड काउंट विधि से कि भाई इतने लोग बैठ रहे हैं, हेड काउंट विधि का ये मतलब है, बिल्कुल ठीक है। भारत में गरीबी मापन हेतु सापेक्ष गरीबी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में गरीबी मापन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? भारत में दोनों विधियों का यूज किया जाता है। तो इसमें सही सत्य स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है, केवल एक हो जाएगा, ओनली वन। गरीबी दो रूपों में देखा जा सकता है, ये है, और भारत में दोनों स्वरूप से हम गरीबी को मापते हैं। चलिए, वाई के अलग समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? यह भी गरीबी से संबंधित है। 1979 में वाई के अलग समिति का गठन किया गया। आप सारी समिति एक पेज पे लिख लीजिए, गरीबी से रिलेटेड, क्योंकि यहां से सवाल, गरीबी से अगर सवाल आ रहा है तो या तो वो करंट से अपडेट होकर आएगा या फिर समितियां चिपक जाती हैं सवाल में आराम से, तो सवाल के फंसने की संभावना यहां से ज्यादा रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध शहरी गरीबी के निर्धारण से था? तो शहरी गरीबी निर्धारित की थी हाशिम और सक्सेना समिति ने। ठीक है, हाशिम और सक्सेना समिति का संबंध माना जाता है। 2012 में बनी है ARSR हाशिम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जो शहरों में गरीबी के निर्धारण के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों के आकलन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को और बेहतर तरीके से लागू किया जाना था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो आपको मुफ्त राशन मिलता है वो वाला। ठीक है, चलिए, इसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर गरीबी का आकलन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट में शहरों में रहने वाले करीब 70% जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे माना गया। मतलब आप समझ रहे हो, तो समिति की सिफारिशें लागू नहीं की जाएंगी। क्यों? बोले तुम तो सबको गरीब बना दोगे भाई साहब, है ना। चलिए, फिर और इस तरह के प्रयास वर्ष 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किए गए, जिसके लिए एनसी सक्सेना समिति का गठन किया गया था। तो हाशिम समिति और सक्सेना समिति शहरों में गरीबी निर्धारण के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश थी कि कैलोरी उपभोग आधारित गरीबी निर्धारण को समाप्त कर देना चाहिए? तो ये कौन कह रहे हैं? तेंदुलकर साहब कह रहे हैं। तेंदुलकर समिति पीछे देख के आए थे, कब बनी थी? 2004-5 में। तेंदुलकर समिति ने 2009 में सिफारिश की थी। अब ये मत कहना मां साहब आप 4-5 बता रहे थे, 4-5 में गठन किया गया है। रिपोर्ट और सिफारिशें उनकी 2009 में आई हैं। 2009 में उन्होंने कहा था कैलोरी उपभोग आधारित गरीबी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, कि हमने निर्धारित करा था 2000 कैलोरी अगर शहर में कोई डेली उपभोग कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, गांव में 2400 कैलोरी कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। चलिए, गरीबी निर्धारण को समाप्त किया जाना चाहिए। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए एकल गरीबी रेखा बास्केट का प्रयोग किया जाना चाहिए। बास्केट मतलब बहुत सारी चीजें हम उसमें डाल दें, उसके आधार पर फिर गरीबी का निर्धारण करें। स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर किए जाने वाले निजी व्यय को भी गरीबी निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए। पूर्व में प्रयुक्त यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड के स्थान पर, अब आप खुद सोचो,
ये बात हम कैसे डिसाइड करेंगे कोई गरीब है कि नहीं है? तो उसके लिए एक बड़ा बास्केट होना चाहिए ना, जिसमें वो कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहा है, किस ब्रांड का आटा खा रहा है, सब्जी कौन कौन सी यूज कर रहा है, एक नॉर्मल बात बता रहा हूं, कपड़े कैसे पहन रहा है ना, और उसकी इनकम कितनी है, बच्चों को कहां पढ़ा रहा है, इस तरीके का एक बास्केट अगर हम क्रिएट कर लेंगे, उसके भारांश के आधार पर आसानी से गरीबी को हम डिटेक्ट कर पाएंगे। आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड और मिस्ड रिकॉल पीरियड का संबंध किससे है? गरीबी रेखा के मापन से है। क्या है ये देख लेते हैं, इस उसमें प्रॉपर दिया हुआ है। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु आंकड़ों के एकत्रीकरण के समय यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड क्या है? इसके अंतर्गत सभी उपभोक्ता अपने वस्तुओं के लिए 30 दिन की अवधि को लिया जाता है ना। यूनिफॉर्म में वर्ष 1993-94 तक इस विधि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब मिस्ड रिकॉल पीरियड क्या है? इसके अंतर्गत गैर खाद्य वस्तुओं के लिए 365 दिन, जबकि अन्य वस्तुओं के लिए 30 दिन की अवधि को लिया जाता है। 2000 से एनएसओ इस विधि का यूज कर रहा है। तो आपको ये यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड ये ध्यान रहने चाहिए। मिस्ड रिकॉल पीरियड किससे रिलेटेड है? गरीबी से रिलेटेड है। अगला सवाल देखते हैं। सापेक्ष गरीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। सापेक्ष गरीबी मैंने आपको बता दिया, मैं आपके सापेक्ष गरीब हूं, ठीक है। सापेक्ष गरीबी विभिन्न आय वर्गों के मध्य विद्यमान विषमता को दर्शाती है। बिल्कुल ठीक है भाई, विद्यमान विषमता को दर्शा रही है। सापेक्ष गरीबी का माप हेड काउंट विधि से नहीं किया जाता है। हेड काउंट से कैसे कर लोगे भाई? मैं आपके सापेक्ष गरीब हूं तो किसी के सापेक्ष अमीर भी तो होऊंगा। हेड काउंट कैसे कर लोगे? मेरा हेड काउंट हो गया सापेक्ष गरीबी, इसके सापेक्ष तो मैं अमीर हूं, इसलिए तो हेड काउंट विधि निरपेक्ष गरीबी मापन में यूज की जाती है, जहां हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन के नीचे वाले शब्द, मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, मतलब एक बेसिक मापक बता देते हैं कि इसके नीचे सारे गरीब होंगे, ठीक है। चलिए, तो सापेक्ष गरीबी की माप हेड काउंट विधि से की जाती है, ठीक है। गलत है, हमसे असत्य पूछा है, मतलब केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का असत्य आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निरपेक्ष गरीबी की माप किस विधि से की जाती है? पहले भी स्टेटमेंट में था, हेड काउंट मेथड, हेड काउंट विधि, ऑप्शन नंबर डी है ना। गरीबी मापन हेतु गिनी गुणांकों को किस वर्ष विकसित किया गया था? गिनी गुणांक 1912, इतना ही याद रखो। भी गिनी गुणांक एक डेप्थ चीज है, आप पेपर बुक में से समझ लीजिएगा, वरना मैं किसी दिन आपको जब इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ तब बता दूंगा उस तरीके से, ठीक है। चलिए, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एमपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। यह 3 संकेतकों के आधार पर बनाया जाता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत में एमपीआई की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। नहीं, यह गलत है, ठीक है। 3 संकेतकों के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है, केवल एक सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मानव विकास रिपोर्ट 2010 में सर्वप्रथम इसको अपनाया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड गरीबी, जो पहला हमने देख लिया, उन्होंने बनाया था। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में मानव विकास सूचकांक के 3 आयामों शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह स्तर को शामिल किया जाता है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह स्तर को। चलिए, तो आपके जीएस के जो इकोनॉमिक्स वाले प्रश्न थे उनको सबको हमने देख लिया है। अब अपन चलते हैं जो हमारे हिंदी के 10 प्रश्न हैं उनकी ओर। चलिए, पर्यायवाची हम लोग कर रहे हैं, अनेकार्थी में आ गए हैं। पर्यायवाची में भी कुछ ऐसे शब्द है ना जिनका एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, उनको हम देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंजन का अनेकार्थी शब्द नहीं है? काजल है, रात है, माया है, नोक नहीं होगा संभवतः, ऑप्शन नंबर सी। अंजन का अनेकार्थी शब्द काजल, रात, माया, लेप होते हैं। नोक अंकुर का, देखो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अनेकार्थी में अर्थ मिलाओ, क्या कहीं से भी शब्द कनेक्ट हो रहे हैं? जो शब्द कहीं से कनेक्ट ना हो रहा हो वही आंसर होगा। आप देखो, काजल मतलब काला, रात मतलब काली, माया को भी बोला जाता है ना, माया ठगनी है, काली है, मतलब नकारात्मकता के तौर पे माया को लिया जाता है। तीनों मिल गए, नोक नहीं होगा। इस तरीके से भी आप ना पता होते हुए भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन से अनेकार्थी शब्दों के युग्म संगत हैं? अंडज, बाण, अब्ज, आग, अक्षर, कपास। तो इसमें अंड बाण तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से कोई नहीं है, कोई भी मैच नहीं है। देख लो आगे क्या है दिया गया, कोई भी युग्म संगत नहीं है। अक्षर के अनेकार्थी क्या है? अक्षर मतलब जो विनाश ना हो, अविनाशी है। वर्ण को भी अक्षर कहते हैं, आत्मा को भी अक्षर कहते हैं, अक्षर है, अमर है। आकाश और मोक्ष होता है। अंडज के अनेकार्थी पक्षी, ब्रह्मा होता है। अब्ज का अनेकार्थी कमल, चंद्रमा होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। सूर्य, मदार, इंद्र, रस,
अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। भौरा, मदिरा, कोयल, कुत्ता अब्ज के अनेकार्थी शब्द हैं। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा इनमें? ऑप्शन नंबर ए है ना। सूर्य, मदार, इंद्र ये सब अर्क के पर्यायवाची शब्द हैं। अर्क के अनेकार्थी हैं। अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर है। पर्यायवाची मतलब उसी के जैसा हो, अनेकार्थी मतलब इस शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, भौरा, मदिरा, कोयल, कुत्ता अब्ज के नहीं बल्कि अली के अनेकार्थी शब्द है। अली का मतलब भौरा भी होता है, अली का मतलब मदिरा भी होता है, अली का मतलब कोयल भी होता है, अली का मतलब कुत्ता भी होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अरिष्ट का अनेकार्थी शब्द नहीं है? शत्रु, कष्ट, काड़ा, माला नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। फिर बताऊंगा कॉमन सेंस से मैंने कैसे किया। देखो, शत्रु मतलब नेगेटिव साउंड, शत्रु मतलब निगेटिव साउंड है ना, शत्रु है, दुश्मन है। कष्ट, कष्ट भी निगेटिव साउंड है ना, गलत हो गया। काड़ा, काड़ा भी नेगेटिव साउंड है, काड़ा किसी को बुला दिया ऐसे करके आदमी करने लगता है, ये भी है। तो माला क्या है? माला इनमें से अलग है, उसका अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमल का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अब देखो, निर्मल, अभ्यास, समय, निरापद। तो निर्मल, अभ्यास, समय, निरापद इसमें से कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है? निरापद नहीं होगा। निर्मल होगा, अभ्यास होगा, समय होगा, निरापद नहीं होगा। अमल के अनेक अनेकार्थी शब्द है। निर्मल है, अभ्यास है, समय है, नशा है ना। अमल के, अभय के अनेकार्थी शब्द निर्भयता, शिव और निरापद होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन उमा का अनेकार्थी शब्द है? उमा मतलब प्रकाश, झलक, हल्दी या सर्ग। तो इसमें से क्या होगा? अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रकाश, झलक, हल्दी, सर्ग। इसमें से क्या हो जाएगा? हल्दी। तो उमा, अब देखो इनमें भी ये तीनों एक से साउंड दे रहे हैं। प्रकाश, झलक भी ऐसे ही, किसी की झलक दिख गई रोशनी सी, सर्ग भी वही होता है, हल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड वन आउट यहां अनेकार्थी में भी आपका काम देगा। चलिए आगे चलते हैं। कुबेर किसका अनेकार्थी शब्द है? इंदु का, ईश्वर का, ईश का, ईशान का। तो कुबेर किसका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा? सी, ईश का। ईश माने क्या होता है? आप मेरे ईश हो। तो ईश को इसको कहते हैं पति, पत्नी पति से कहती है, भक्त भगवान से कहते हैं, है ना। तो स्वामी का मतलब क्या हो गया? स्वामी, ईश का मतलब स्वामी हो, राजा हो, ईश्वर हो, महादेव। 11 की संख्या, अच्छा 11 की संख्या को भी ईश कहते हैं। आद्रा नक्षत्र एक उपनिषद भी है, ईशोपनिषद। पारापति, कुबेर, स्वामी ये सब ईश के अनेकार्थी शब्द हैं। पृथ्वी का निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अभी, अहि, अंबुज, आंख। तो पृथ्वी का कौन सा हो जाएगा? अंबुज से कोई मतलब नहीं है, आंख से कोई मतलब नहीं है, अभी और अहि। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अहि। अहि के अनेकार्थी शब्द क्या है? सर्प को भी अहि कहते हैं, पृथ्वी को भी अहि कहते हैं, सूर्य, कष्ट, इन सबको अहि कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकार का अनेकार्थी शब्द है? कोश, पानी, छवि और इज्जत। तो आकार कैसा है, उसकी छवि कैसी है, या इसका क्या होगा? अनेकार्थी शब्द है कोश। अच्छा, आकार के अनेकार्थी शब्द क्या क्या है? खान है, स्रोत है, कोश है, पहुंच है, कर होते हैं। आब के अनेकार्थी ये सब होते हैं। पानी, चमक, छवि, शोभा ये सब आब के अनेकार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यक्त का अनेकार्थी शब्द है जिसको व्यक्त ना किया जा सके? अव्यक्त क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। विष्णु अव्यक्त का अनेकार्थी शब्दों में से एक है। ठीक है, ये सब और सबके दिए हैं। चलिए, तो आपके हिंदी वाले 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं यहां। अब देख लेते हैं जो मैथ के सवाल हैं, नदी नाव संबंधी, है ना, जो चाल, समय, दूरी वाले सवाल थे। पिछली क्लास में भी हमने किए थे, क्लास नंबर 35 में। आज भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के से समान दूरियां तय करता है। अब देखो यहां ये की पॉइंट है, समान दूरियां तय करता है, ठीक है, और कुल 47 मिनट का समय लेता है। अब आप सोचो, समान दूरियां, या तो वो 1-1 किलोमीटर चल रहा है, या वो 2-2 किलोमीटर चल रहा है, या वो 3-3 किलोमीटर चल रहा है। अब आप सोचो 3 किलोमीटर अगर समान दूरी चलेगा तो 1 घंटा तो यही हो जाएगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या मतलब? 1 घंटे में 3 किलोमीटर, और उसको कुल लग रहे हैं 47 मिनट। ये गलत हो जाएगा, 3-3 किलोमीटर नहीं चलेगा। 2 से देखते हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा तो आधा घंटा तो इसी में लग जाएगा, और फिर 17 मिनट में कैसे और समान समान दूरी चलेगा? ये भी नहीं होगा। 1-1 किलोमीटर चलाता हूं, देखो कॉमन सेंस से कर रहा हूं मैं ये सवाल। आप देखो 1 किलोमीटर चला 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है, 60 मिनट में 3 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा? 20 मिनट में। भाई 3 किलोमीटर 60 मिनट में चल रहा है ना, इसका मतलब यही है। तो 1 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा? 20 मिनट। फिर 1 किलोमीटर चल रहा है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 मिनट में चल रहा है 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने में चलेगा? 60/4, 15 मिनट में।
दूसरी वाली दूरी से 15 मिनट हो गया। 5 किलोमीटर प्रति घंटा 60 मिनट में चल रहा है 5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा? 60/5 यानी 12 मिनट में। देखो जोड़ो, क्या 47 आया क्या? 20 30 35 12 47, हमें आंसर मिल गया। 1-1 किलोमीटर चला है, वो समान दूरी चला है इसलिए हमने यहीं से पकड़ लिया। 1-1 किलोमीटर चला है तो कुल दूरी कितनी चला है? 3 किलोमीटर चला है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप डिटेलिंग में ऐसे भी कर सकते हो। चलिए, एक व्यक्ति, आपको ऑप्शन से सोचना आना चाहिए, सवाल देख के आपके दिमाग में सोच चलनी चाहिए। एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने कार्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है। यदि वह जाने और आने में 6 घंटे का समय लेता है तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है? देखो 6 घंटे समय ले रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर जाएगा तो उसको, अगर मान लो मैं ऑफिस की दूरी 4 किलोमीटर मान लूं, ऑफिस की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर, तो उसे जाने में कितना समय लगेगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो जाने में 1 घंटा लगा। आने में कितना समय लगेगा? आने में समय लगेगा, अगर वो क्या कहते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है तो 2 घंटे में आ पाएगा 4 किलोमीटर, यानी कितना समय लगा? इसे 3 घंटा लगा। भाई साहब कितना कह रहे हैं? 4 घंटा लगना, 6 घंटे लगना चाहिए। मतलब अगर मैं ऑफिस की गति, वो दूरी जो है डबल कर दूं, 8 किलोमीटर कर दूं, तो जाने में 4 किलोमीटर की गति से कितना समय लगेगा? 2 घंटा। वापस आने में कितना समय लगेगा? 4 घंटा। हो गए 6 घंटा, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 8 घंटा। बात खत्म हो गई। ऑप्शन से भी देख लो आप, 4 घंटा 6 घंटा करके देख लेते, आंसर मिल जाता। चलो, शांत जल में नाव की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 मिनट में नाव द्वारा धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत जो चाल होती है, धारा के साथ जो चाल होगी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाती है, और धारा के विपरीत चाल में नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, तो धारा के विपरीत पूछ रहा है, तो धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी? 27 - 9, मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 18 किलोमीटर चला कितनी देर में? 60 मिनट में। इसका मतलब यही है ना। अब मैं मान लूं 1 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा? 60/18 मिनट में। कोई दिक्कत यहां तक? भाई 1 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा? 60/18 किलोमीटर में। 10 मिनट में पूछ रहा है नाव द्वारा क्या कहते हैं, नाव के विपरीत कितनी दिशा में, तो हम यहां से मिनट वाला निकालते हैं। भाई 60 मिनट में चल रहा है 18 किलोमीटर, 1 मिनट में कितना चलेगा? 18/60 किलोमीटर। 10 मिनट में हमसे पूछा है, 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा? 18/60 गुणा 10, 10 छिंग 60, 6 तियां 18, 3 किलोमीटर चल लेगा। बात खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, एक नाव शांत जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो 19 उसकी चाल है और धारा की चाल कितनी है? 5। फिर क्या कह रहे हैं? नाव को धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगी, चाल कितनी हो गई? 24 किलोमीटर पर आवर चाल हो गई। तो 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? वेरी सिंपल है, 1 घंटे में 24 जा रही है, 2 घंटे में 48 जाएगी, 3 घंटे में 72 चली जाएगी, 3 घंटे का समय लगेगा। क्या दिक्कत है? सिंपल सवाल है, केवल आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, केवल आपको चीजें पता होनी चाहिए। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। तो धारा की चाल कितनी है? तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक क्यों दिया है इन्होंने? अच्छा, ये इन्होंने पता नहीं कैसे किया है ना। चलिए खैर, तो 1 या 2 इसमें एक बार मैं भी इसको देख लूंगा, आपको अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपका आज का यहाँ का जो डे 36 है, ये क्लास यहीं खत्म होती है ना। आपने बढ़िया तरीके से 40 क्वेश्चनों को पढ़ा, समझा, सुना। ये तरीका मैं इसीलिए बार बार आपको बताता हूं ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में थोड़ी आसानी आए, उसको आप आसानी से अच्छे से कर पाए, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूं आपसे फिर किसी एक अच्छी सी नई सी क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।